गुड इवनिंग बच्चों। चलिए बेटा, जो आज आपका FST 50 हुआ है उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। तो चलिए बेटा, सिंह सर के इस मिशन के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2। आप सबने बेटा पढ़ रखा है कि फोर्थ ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4+2 होती है। टॉप टू बॉटम जाने पर +4 की स्टेबिलिटी बेटा घटती है, +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है ना? तो अगर हम लेड की बात करें तो बेटा PbCl4 अनस्टेबल होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये तुरंत बेटा किसमें कन्वर्ट होता है, PbCl2 में। जबकि अगर आप देखो तो SnCl2 और SnCl4 में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, SnCl4। ठीक है ना? जर्मेनियम तो बेटा उसके भी नीचे है, कॉपर क्या, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो बेटा GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2। ये बेटा बिल्कुल सही है। ठीक है ना? आप याद रखो +4 में केवल लेड अनस्टेबल होता है, बाकी Sn स्टेबल होता है, जर्मेनियम स्टेबल होता है, कार्बन, सिलिकॉन सब स्टेबल होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सही है। फिर देखिए, ऑल टेट्रा क्लोराइड ऑफ ग्रुप 14 यानी कार्बन फैमिली आर इजिली हाइड्रोलाइज बाई वाटर, गलत। CCl4 का बेटा हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता। जबकि ये देखो क्या लिख रहा कि सबके पास d ऑर्बिटल होता है, गलत। कार्बन के पास d ऑर्बिटल बेटा होता ही नहीं है। ठीक, तो बाकी तो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बेटा नहीं कर सकता, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। तो 46 का बेटा पहला सही है, दूसरा गलत है, 46 का 2। नेक्स्ट देखिए, देखो बेटा ये एल्काइल हैलाइड है, किससे रिएक्शन करा रहा है, एल्कोहलिक के वजह से। डीहाइड्रोएलोजिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ए बेटा क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर बेटा इसकी देखो ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो बेटा क्या होगा, एडिशन, CH दोनों जगह बेटा क्या जुड़ जाएगा, Br। ये आपका बेटा बी हो गया। फिर देखो बेटा Zn से रिएक्शन करा रहे हैं, Zn बेटा क्या करता है, डी हेलोजिनेशन। जो Br2 ऐड हुआ था बेटा वो रिमूव हो जाएगा, Zn Br2 बना ले। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट सी है। देख लो बेटा, एसिटिलीन है नहीं, इथेन है नहीं, आंसर बेटा आपका थर्ड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ए सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट। देखो बेटा क्या पूछ रहा, पॉजिटिव डेविएशन। देखो जब लिक्विड ए और बी को मिलाते हो तो ए और ए के को बोलते हैं लाइक फोर्स, बी और बी को लाइक फोर्स, ए बी को क्या बोलते हैं, अनलाइक फोर्स। तो जब अनलाइक फोर्स ए बी लाइक फोर्स के बराबर होता है तो बेटा आइडियल, जैसा कि देखो फोर्थ में लिखा है, तो ये आइडियल है। और जब अनलाइक फोर्स ए बी लाइक फोर्स के रिस्पेक्ट में वीक होता है तो बेटा पॉजिटिव डेविएशन। तो देखो ए और बी स्ट्रॉन्ग, यानी ए बी बेटा क्या है, वीक, तो ये पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन है। ये बेटा किसकी कंडीशन है, आइडियल की। ये बेटा किसकी कंडीशन है, आइडियल की। ये भी बेटा किसकी कंडीशन है, आइडियल की। 48 का फर्स्ट। फिर देखो 49, ठीक, आप सबको मालूम है डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, केबी इंटू मोलैलिटी। तो ये क्या कह रहा बेटा, जिसकी मोलैलिटी ज्यादा होगी उसका डेल्टा टीबी ज्यादा होगा। ठीक, जिसका डेल्टा टीबी बेटा ज्यादा, सॉरी मोलैलिटी ज्यादा, उसका डेल्टा टीबी ज्यादा। देखो यहां पर 180 का मतलब 1 मोल, 1 मोल 1 kg में, तो यहां बेटा मोलैलिटी 1 है,
इसमें देखोगे तो यहां पर भी बेटा मोलैलिटी 1 है, क्योंकि 342 बेटा क्या 1 मोल है। यहां पर देखो 100 में बेटा 180 है, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन एक ही चीज लिखी हुई है। यहाँ 1000 करोगे, यहाँ मोलैलिटी बेटा 1। यहां पर अगर आप देखोगे तो अगर बेटा ये 60 होता, अगर ये 60 होता तो बेटा ये मोलैलिटी 1 है, ठीक। लेकिन यहां पर इस केस में मोलैरिटी स्लाइटली 1 से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है देखो, 65 इंटू 1000 अपॉन बेटा मॉलिक्यूलर वेट 60 और ये बेटा 1000। तो देखो ये बेटा 65/60, 65/60 बेटा स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ मोलैलिटी 1 से ज्यादा है, इसलिए बेटा डेल्टा टी भी इसका क्या होगा, हाईएस्ट। 49 का बेटा 4। नेक्स्ट देखिए बेटा साइक्लोहेक्सेनोन है। देखो बेटा इसके रिस्पेक्ट में ये बेटा अल्फा पोजीशन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा ये भी अल्फा है। तो देखो बेटा आपका ये कीटोन है, अल्फा हाइड्रोजन है, बेस से रिएक्ट करा रहे हो, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो बेटा ये एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। तो देखो 2 मोल आपने कीटोन ले लिया बेटा, इसके रिस्पेक्ट में देखो ये अल्फा है। क्या करिए बेटा, एल्डोल करने में क्या करते हैं हम लोग, ये वाला बॉन्ड बेटा तोड़ दो और इसको बेटा पोलराइज कर दो, ठीक। अब देखो बेटा इस पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस, इस पे चार्ज कैसा आएगा, प्लस। तो बेटा प्लस वाला किससे जुड़ेगा, O से। देखो ये बेटा आपका OH हो गया, और ये वाला जो कार्बन जिसपे निगेटिव बेटा इस कार्बन से जोड़ दो, तो ये बेटा आपका एल्डोल हो गया, ठीक। अब ये कह रहे हैं बेटा हम इसको गर्म करेंगे, कर दो भाई गर्म, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। इसके रिस्पेक्ट में देखो बेटा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये बेटा बीटा, ठीक है ना। तो देखो यहां से क्या होगा, यहां पर देखो ये अल्फा ये बीटा है, तो यहां से देखो इसकी वैलेंस से डिस्टर्ब हो रही, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, नहीं, अल्फा से OH, यहां से हाइड्रोजन, तो आई थिंक यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो अल्फा हाइड्रोजन गिनना है। ये वाला बॉन्ड एज इट इज, यहां से बेटा चलो यहाँ डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो पाई बॉन्ड बेटा कितने हैं, 2। आपसे क्या पूछ रहा, पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 50 का आंसर बेटा सेकेंड। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4। एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है बेटा, एक यहाँ डिहाइड्रेशन होगा तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो 2 हो गए आपके। 2 पाई बॉन्ड तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखो बेटा, आपको देखो बेटा इस डबल बॉन्ड को की जगह CHO लाना, ठीक है ना। देखो PCC डायरेक्ट बेटा यूज नहीं कर सकते, PCC क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। तो पहले बेटा इसको प्राइमरी अल्कोहल CH2OH में कन्वर्ट करना है, यानी OH बेटा इस कार्बन पे जोड़ना है, यानी OH बेटा हमको अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ जोड़ना है। एंटी मार्कोनिकॉफ बेटा किस में जोड़ता है, हाइड्रोबोरेशन डीबोरेशन में। तो जब बेटा आप हाइड्रोबोरेशन डीबोरेशन कराओगे, BH3 से रिएक्शन कराओगे, पहला स्टेप, दूसरा बेटा ऑक्सीडेशन कराओगे, तो आपका बेटा क्या बनेगा,
CH2OH। इतने में बेटा हाइड्रोबोरेशन डीबोरेशन में क्या होता है, नेट रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, ठीक है ना, सॉरी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। अब इसकी बेटा पीसी से कराओगे, पीसीसी क्या करता है, प्राइमरी एल्कोहल को बेटा एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी को बेटा कीटोन में, तो यहां पर बेटा CHO आ गया। तो 51 का आंसर बेटा थर्ड। अगला देखिए, कन्वर्जन ऑफ प्रोपेनॉल 1 CH3 CH2 CH2OH किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, ब्यूटाइल एमीन CH3 CH2 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 NH2। अब जरा देखिए दोनों को, हमको एक कार्बन बढ़ाना है, तो आप सबने बेटा पढ़ रखा है एक कार्बन बढ़ाना है तो पहले इसको एल्काइल एलाइड में कन्वर्ट करो, तो इसको बेटा एल्काइल एलाइड में कन्वर्ट कर दिया। एल्काइल एलाइड के लिए आप किससे रिएक्शन करा दो, बेस्ट मेथड क्या होता है, SOCl2। फिर इसकी रिएक्शन बेटा KCN से कराओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, CH3 CH2 CH2 CN हो गया, ठीक। और फिर देखो, अब देखो चार कार्बन आ गए, और आप सबने पढ़ रखा है साइनाइड रिडक्शन पर क्या बनाते हैं बेटा, प्राइमरी एमीन, CN किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH2NH2। ये आपका प्रोडक्ट आ गया। तो पहले स्टेप में बेटा एल्काइल एलाइड में कन्वर्ट करो, फिर Cl की जगह CN लाओ। तो पहला स्टेप देखो बेटा आपका हेलोजन OH की जगह Cl आया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तीसरा बेटा रिडक्शन। रिडक्शन के लिए आप कुछ ले सकते H2/Ni ले लो, या सोडियम एल्कोहल, जब सोडियम एल्कोहल लेते हैं तो रिएक्शन को बोलते हैं मेंडिस रिएक्शन। तो 52 का आंसर बेटा फर्स्ट, ठीक। दूसरे वाले में बेटा क्या है कि दूसरे वाले में क्या है कि आपका बेटा कार्बन नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना, और नाइट्रोजन भी नहीं बेटा आ पाएगा, कहीं से नाइट्रोजन नहीं आ पा रहा, नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस करना है तो बेटा आपको CN लाना ही पड़ेगा, ठीक। तीसरे वाले में अगर आप देखो तो आप देखो बेटा यहाँ पर रिडक्शन करने के लिए कोई चीज नहीं है। अगला देखिए, IUPAC नेम ऑफ एथिलीडीन क्लोराइड, एथिलीडीन मतलब एक ही कार्बन पे बेटा दो हेलोजन, लिख लो IUPAC नेम 1,2 1 डाई क्लोरो इथेन, 53 का बेटा 4। फिर देखो कॉन्सिडर, देखो ये आपका क्वांटम नंबर का क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, और बेटा ऑर्बिटल की एनर्जी किससे देखी जाती है, N+L, N+L बेटा सेम एनर्जी क्या होगी, सेम, हमें सेम देखना है तो N+L सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर N+L बेटा कितना है 4, और जबकि यहाँ पर बेटा कितना है 5, बराबर नहीं है। यहाँ देखो 3 2 5, यहाँ देखो बेटा 3 2 5 बराबर है, यहाँ 4 2 बेटा 6, और यहाँ 3 2 5, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो कौन सा आंसर हो गया, ओनली बी, 54 का सेकेंड, 54 का सेकेंड। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, noble gases being monoatomic have no interatomic force except weak dispersion force and therefore they are liquefied at low temperature। सही स्टेटमेंट है बेटा, चूंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बेटा है नहीं तो बहुत लो टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा। ब्रोमीन एंड आयोडीन आर स्पिनिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, बट आर insoluble in organic solvents such as chloroform, carbon tetrachloride, carbon disulfide and hydrocarbon to give colored solution, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बेटा आपका गलत है। फिर देखिए, लार्ज डिफरेंस बिटवीन
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन सल्फर बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन बेटा O2 बनाता है, सल्फर एसिड बनाता है, इसलिए बेटा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा एटॉमिसिटी के कारण। इन द केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बेटा मिनिमम क्या होती है -1, मैक्सिमम क्या होती है +5। तो अगर -1 में होगा डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं देगा, +5 में होगा डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं देगा, -1 +5 के अलावा +1 से +4 है तो बेटा बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, डिस्प्रपोर्शनेशन देगा। तो पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, दूसरा बेटा गलत है। तो ब्रोमीन और आयोडीन की प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए आप। अगला देखिए, हेलोजेनेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिथाइल। देखो मिथाइल के रिस्पेक्ट में हमको बेटा मेटा पोजीशन पे चाहिए। अब देखो जरा बेटा, CH3 बेटा रिंग को क्या कर रहा, एक्टिवेट, लेकिन CHO बेटा क्या कर रहा, डीएक्टिवेट। CHO बेटा कहां पर डीएक्टिवेट करेगा, आर्थो एंड पैरा पे। तो देखो इसके आर्थो पे डीएक्टिवेशन हो रहा, पैरा पे भी डीएक्टिवेशन, इसके पैरा पे डीएक्टिवेशन, तो पहला बेटा बेकार है, ठीक है ना, नो डाउट। देखो ये एक्टिवेट कर रहा है, ये डीएक्टिवेट कर रहा, तो जो डीएक्टिवेट करता है तो इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है ना। और इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो बेटा यहां पर आएगा, यहां पर, तो यहां पर आ नहीं सकता, यहां पर पैरा पे आ सकता है, यहां पर। लेकिन देखो यहां पर मेजर प्रोडक्ट नहीं मिले क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ज्यादा है बेटा, ओवरऑल डीएक्टिवेट हो रहा। अब इसमें देखो बेटा, इसमें आप देखो जरा, OH रिंग को बेटा क्या कर रहा, एक्टिवेट, OH रिंग को क्या कर रहा, एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है ना। कहां पर एक्टिवेट कर रहा, आर्थो पे। CH3 भी क्या कर रहा है, एक्टिवेट। तो देखो OH के रिस्पेक्ट में CH3 की मेटा पोजीशन बेटा क्या है, आर्थो है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर इस जगह पर OH के कारण रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही, बढ़ रही है, ठीक है ना। तो बेटा आसानी से आप जब ब्रोमिनेशन करोगे तो यहां पर बेटा Br आ जाएगा, क्लियर। तो देखो बेटा, ये दोनों रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं, दोनों रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं, इसके कारण बेटा कहां पर हो रही, आर्थो और पैरा पे, जबकि इसके कारण देखो मेटा पर होते, चूंकि OH रिंग को ज्यादा एक्टिवेट करता, तो CH3 के कारण एक्टिवेट कहां हो रही, आर्थो, सॉरी इस पैरा पोजीशन पे, ठीक है ना। और OH के कारण देखो इस आर्थो पे, जो CH3 के रिस्पेक्ट में बेटा मेटा पर है, हमको बेटा मेजर प्रोडक्ट मेटा का चाहिए, तो OH मेटा पोजीशन, OH CH3 के रिस्पेक्ट में जो मेटा पोजीशन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा, तो आसानी से बेटा इलेक्ट्रोफाइल Br+ इसके मेटा पोजीशन पे एक्टिवेट करेगा, इसलिए बेटा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, थर्ड। जबकि देखो यहां पर NO2 इसके बेटा मेटा पोजीशन को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट, तो यहां मेजा में नहीं मिलेगा, और यहां तो ऑलरेडी बेटा वो खड़ा ही है मेटा पे, ठीक। चलिए, तो 56 का बेटा थर्ड। 57 बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सबको मालूम है, हिंसबर्ग रिएजेंट है, सही है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एलिफैटिक एमीन को डिफरेंशिएट करने में, प्राइमरी एमीन क्या करता है, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ सल्फोनामाइड बनाता है, उसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है जिसके कारण वो NaOH में सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी एमीन सल्फोनामाइड बनाता है, लेकिन उसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन बेटा नहीं होता है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो बेटा NaOH में सॉल्युबल नहीं होगा, और यहाँ क्या लिखा है, NaOH में सॉल्युबल है, इसलिए स्टेटमेंट गलत। और टर्सरी एमीन में बेटा नाइट्रोजन से जुड़ा कोई हाइड्रोजन नहीं होता, तो टर्सरी एमीन आपका बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता है। हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट कौन करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन। क्या बनाता है, सल्फोनामाइड। प्राइमरी एमीन का सल्फोनामाइड बेटा NaOH में सॉल्युबल होता है, सेकेंडरी एमीन का NaOH में सॉल्युबल नहीं होता, क्योंकि सेकेंडरी एमीन वाले में हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता। फिर देखिए ये रटने वाला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पानी है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन दैट इज नॉट एक्सक्रीटेड इजिली। तो बेटा वाटर सॉल्युबल बेटा आपकी जो नॉट एक्सक्रीटेड मतलब आसानी से बाहर नहीं निकलती, वो क्या है, विटामिन B12। रटने वाला क्वेश्चन है।
फिर देखिए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 16 ग्राम ओजोन। ओजोन में देखो ऑक्सीजन बेटा कितना है 16 ग्राम। कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना ले रहे हो 28 ग्राम। इसमें कार्बन बेटा कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 16। इसमें भी देखो बेटा ओजोन में भी आप कितना ले रहे हो ऑक्सीजन 16 ग्राम, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कितना ले रहे हो 16 ग्राम, और तीसरा बेटा क्या है O2। O2 में भी कितना ले रहे हो 16 ग्राम। तीनों में ऑक्सीजन का अमाउंट बेटा क्या है सेम, तो तीनों में बेटा नंबर ऑफ एटम बेटा क्या होंगे सेम। ओजोन में देखो ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम, कार्बन मोनोऑक्साइड 28 ग्राम लिया, उसमें ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम। बेटा और ऑक्सीजन बेटा उसमें भी ऑक्सीजन O2 में भी ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम, तो तीनों में ऑक्सीजन का अमाउंट सेम, तो नंबर ऑफ एटम बेटा क्या होगा सेम। 59 का 4। 60 देखो I3 माइनस सबको मालूम है बेटा, इसमें ये आपका I3 माइनस है। ठीक, इस पर बेटा देखो ये बॉन्ड एंगल इसमें कितना होता है 180 लीनियर। ठीक है, इसमें लोन पेयर होगा। अब देखो बेटा BF3 सबको याद है, ट्रायगोनल प्लेनर बॉन्ड एंगल 120। अमोनिया में बेटा सबको याद है बेटा 107। PF3 आपको मालूम है NH3 के नीचे आता है फास्फोरस, तो आप जब नीचे जाते हो तो साइड बेटा क्या इंक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल बेटा क्या होगा डिक्रीज, तो NH3 का बॉन्ड एंगल PS3 से क्या होगा, PF3 से क्या होगा ज्यादा होगा। तो देखो सबसे ज्यादा बेटा कौन I3 माइनस, फिर BF3, फिर NH3, फिर 60 का फर्स्ट। 61 देखो वर्क डन किस पे पूछ रहा, रिवर्सिबली। ठीक, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर एट 20 से, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला -2.303 nRT log V2 by V1 -2.303। बोलो बेटा मोल कितना 1, R जूल में देखो 8.31, T देखो बेटा इसका कितना दिया है 300, लॉग ऊपर बेटा 100 नीचे 10, तो ये वैल्यू 1 हो गई। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -5740 जूल आएगा। तो देखो जूल में बेटा 5 पॉइंट से, तो किलो जूल में कितना हुआ -5.74 किलो जूल। आंसर बेटा सेकंड। फिर देखिए आपसे कह रहा बेटा एक रिएक्शन है उसका डेल्टा जी पूछ रहा, तो गिब्स हेल्मटेज इक्वेशन लगा लो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। अब देखो बेटा आपको टी दिया हुआ है 300, डेल्टा एच बेटा कितना दिया है 15, आंसर किस में चाहिए किलो जूल, तो 1000 से बेटा क्या कर दिया डिवाइड। अब हमें बेटा देखो यहाँ रखना क्या है डेल्टा एच, और दिया बेटा क्या है डेल्टा ई, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा NGRT लगा। डेल्टा ई बेटा कितना दिया है 2, डेल्टा NG बेटा कितना है 2 -1 1, आर बेटा कैलोरी में किलो कैलोरी में कितना होता है 2 × 10⁻³ टी बेटा कितना है 300, तो 3 दूनी 600, तो ये बेटा 2.6 हो गया। यहाँ रख दो 2.6 प्लस का, तो ये देखो 2.6 माइनस ये 1000 से डिवाइड कर दो बेटा। ठीक, तो ये 2 0 कैंसिल, 45 को 10 से डिवाइड करोगे 4.5, तो देखो बेटा ये कितना आएगा -1.9 किलो कैलोरी। अगला देखिए 63, पढ़िए।
द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सही है। इंटरस्टीटियल कंपाउंड, छोटे छोटे बेटा जो एटम साइड्स में रुक जाते हैं वो क्या बना, तो ट्रांजिशन मेटल बेटा इंटरस्टीटियल कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि वॉइड्स में बेटा हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन है, तो सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम देखो यहाँ बेटा +6 है, यहाँ बेटा +6 है, कह रहा नॉट सेम, जबकि सेम लिखा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर देखिए Cr+2 स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। तो देखो बेटा रिड्यूसिंग पावर हम लोग किससे देखते हैं, SrEp से। तो जिसका SrEp जितना कम रिड्यूसिंग पावर बेटा उतनी ज्यादा। तो देखो बेटा Cr+3 से Cr+2 इसका रिडक्शन पोटेंशियल आप देखोगे एनसीईआरटी में बेटा वैल्यू दी है -0.41 होता है, ठीक। और Fe++/Fe++ ये बेटा दिया है +0.77। तो देखो ये वाला बेटा SrEp बेटा क्या है, कम है, यानी ये बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चौथा स्टेटमेंट बेटा सही है। इसके अलावा एक आप ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि देखो वाटर में देख रहे हो, तो ये वाटर के साथ ये भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो जो वाटर के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाता है उसका बेटा आप CFSE निकाल लीजिए, जिसका CFSE कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर बेटा ज्यादा होगी। तो 63 का इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेटा थर्ड। 64 एथेनोइक एसिड यानी एस्टिक एसिड किससे नहीं बनाया जा सकता है। देखो पहले वाले में KCN से रिएक्शन कराओगे C2H5CN होगा, फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो CN बेटा किस में कन्वर्ट होगा, COOH, तो प्रोपेनोइक एसिड बना। तो ये बेटा आपका इससे नहीं बना, हमें क्या बनाना है, एस्टिक एसिड। अब दूसरा देखो CH3Cl है, तो पहले बेटा क्या बनेगा, CH3OH बनेगा, और इसका बेटा PCC से ऑक्सीडेशन कराओगे तो CH3CHO बनेगा। तीसरे में देखो KMnO4 यहां से बॉन्ड काट दोगे तो CH3COOH बनेगा, प्लस फॉर्मिक एसिड बनेगी जो बेटा फर्दर CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे तो बेटा बन रहा है CH3Br। CH3Br ग्रिग्नॉट से कराओगे तो पहले देखो CH3MgBr बनेगा, ग्रिग्नॉट रिएजेंट, और जब ग्रिग्नॉट से CO2 कराएंगे तो यहां पर बेटा एस्टिक एसिड बन जाएगा, एक कार्बन बढ़ जाता है। तो किसमें बना बेटा, नहीं बना फर्स्ट में, नहीं बना बेटा सेकंड में, थर्ड और फोर्थ में बन जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड वाला देख लो कौन है, फर्स्ट एंड सेकंड, 64 का सेकंड। 65 देखो मोलर कंडक्टिविटी एक वीक एसिड की एक गिवन कंसंट्रेशन पे दी है, क्या पूछ रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट K क्या होता है, C∝²। C देखो बेटा कितना दिया है, 10⁻³ अल्फा आप सबको मालूम है, कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट। तो ये बेटा 1/10 आ गया, इसको यहाँ 1/10 का क्या कर दो, स्क्वायर, आंसर बेटा 10⁻⁵ होगी। कौन सा आंसर हो गया बेटा, फोर्थ। 66 सिंपल सा क्वेश्चन है नस्ट इक्वेशन का, बोलो नस्ट इक्वेशन, E सेल इक्वल टू E0 सेल -0.059/n log Q। रख दो बेटा वैल्यू, 3.17 हो गया, -0.059। देखो इसका एन फैक्टर बेटा 2, mg की 0 इधर बेटा +2, चेंज कितने का 2, log Q की वैल्यू प्रोडक्ट mg डबल प्लस 0.13, नीचे बेटा Ag+ का क्या होगा, स्क्वायर, तो 10⁻⁻4 लिखा है, ये -4 का बेटा स्क्वायर हो गया। अब देखो 3.17 -0.059/2 log, इसको बेटा ऊपर ले जाओगे तो 1.3 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 3.17 इसको 0.06 मान लो तो 0.03 हो गया,
देखो बेटा इसका इसका लॉग लोगे तो 7 प्लस लॉग 1.3 प्लस लॉग 10 की पावर 7, देखो इधर कर दे रहा है, इसको लिख सकते हैं लॉग 1.3 प्लस लॉग 10 की पावर 7। तो लॉग 1.3 देखो बेटा दिया 0.1139, इसका लॉग कितना हुआ 7, तो ये बेटा 0.1139, तो ये कितना आ गया 3.17 माइनस 0.03 इंटू 7.1139। आप इसको ऐसे कर लो, 7×3 = 21, लगभग बेटा ये 3.17 माइनस 0.22 मान लेते हैं। तो 3.17 में जरा 0.22 घटाओ, 7 में दोगे या 5, 10 में दोगे या बेटा 8, नहीं 11 में दोगे या 9, 2.95 के आसपास। तो करेक्ट आंसर बेटा देखो 2.95 ज्यादा क्लोज है, 2.96। 67, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, फोर्थ ग्रुप में हम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो +4 की स्टेबिलिटी बेटा क्या होती, घटती है, +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। नीचे लेड की बेटा सबसे ज्यादा, लेड की बेटा +4 क्या होगी, हाईली अनस्टेबल। तो लेड की +4 हाईली अनस्टेबल होगा, तुरंत बेटा वो किस में जाना चाहेगा, +2 में। प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। देखो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर घट रही, किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग। तो फोर्थ ग्रुप वाले +4 में किसका काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और चूंकि लेड का +4 हाईली अनस्टेबल है, तुरंत बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बेटा +2 में जाना पड़ेगा। तो लेड का कंपाउंड सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और बेटा जैसे जैसे आप तो ऊपर से नीचे जाओगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बेटा क्या होगी, इंक्रीज। पहला सही है, ये तो सबको मालूम है। चाहे 5th ग्रुप का हाइड्राइड हो, 6th ग्रुप का हाइड्राइड हो, 7th ग्रुप का हाइड्राइड हो, बेटा टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि बेटा बॉन्ड वीक होता है, तोड़ना बहुत आसान। तो HI को तोड़ना सबसे आसान। वही कॉन्सेप्ट देखो यहाँ लगाओ, ये भी बेटा 6 ग्रुप के हाइड्राइड है। तो ये बेटा जो ऑर्डर दिया, ये किसका ऑर्डर है, एसिडी की स्ट्रेंथ का है। इसमें भी बेटा टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये जो ऑर्डर आपको दिया है वो किसका दिया है, के का, जबकि लिखा किसका है, पी के का, गलत। ये ऑर्डर जो दिया है एसिडी की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, के का ऑर्डर है, और इन्होंने क्या लिखा, पी के, गलत। पी के का ऑर्डर इसका उल्टा होगा, वाटर का पी के सबसे कम होगा और H2T का पी के सबसे ज्यादा होगा। सॉरी, वाटर का पी के सबसे ज्यादा होगा, H2T का पी के सबसे कम होगा। फिर देखो, चाहे 5th ग्रुप हो, 6th ग्रुप हो या 7th ग्रुप, रिड्यूसिंग पावर टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करती है। देखो यहाँ वही चीज लिखा है, भी सही है। तो देखो ये जो तीनों ऑर्डर आपको दिख रहा है, 7th ग्रुप का हाइड्राइड है, 6 का है, 5th का है, तो ये तीनों बेटा एसिडी की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। यही तीनों बेटा रिड्यूसिंग पावर का भी ऑर्डर है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। और जो एसिडी की स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वही के का होता है, उसका उल्टा बेटा पीके का होता है। 68 देखिए, सिंपल सा फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, ठीक, फर्स्ट ऑर्डर है, डायरेक्ट फार्मूला बेटा, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन R। 2.303 टी बेटा आपको निकालना है, के की जगह क्या रख दिया, 1.15 इंटू 10⁻³ R0 बेटा क्या है 5, ये कितना है 3, इसको बेटा इससे डिवाइड करो। देखो t इक्वल टू बेटा क्या आया 2.303 अपॉन 1.15, ऊपर बेटा जाएगा तो ये 1000 हो गया, log 5 माइनस log 3 होगा, log 5 की वैल्यू बेटा 0.7, ये 0.88, तो इसको घटाओगे तो बेटा 0.22 आ जाएगा। तो डायरेक्ट देखो यहाँ 0.22 रख दिया। अब बेटा इसको डिवाइड करोगे, 2 हो गया,
तो देखो ये 2000 हो गया इंटू 0.22, डबल कर दो 22 दूनी 44, 440 सेकेंड होगी। देखो 440 के आसपास कौन सा आंसर है बस, तो 68 का फर्स्ट। ठीक है बेटा, तो ये हमने बेटा 46 से 68 तक कर दिया। 68 9 ऑनवर्ड बेटा MS सर आपका करेंगे। ओके बेटा। गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा हम लोग FST 50 का डिस्कशन देखने चल रहे हैं। शुरू में क्वेश्चंस आपने विजय सर के साथ डिस्कस किया, 79 ऑनवर्ड के क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले 79 ही सामने यहाँ से स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 79 करें, विच आर द फॉलोइंग इज अ ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ट्रांस यूरेनियम क्या मतलब है? 92 यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम। इन सबको क्या बोलता है? ट्रांस यूरेनियम बोला जाता है। तो अब आपको देख लेना कि 92 के बाद कौन से हैं। तो अब यहां अगर आप चेक करोगे बेटा तो 92 के 93 सीधे क्या आ जाता है? नेप्च्यूनियम। देखो यही आंसर मिल गया। ठीक, इसकी बात कर रहे हो टीबी है, लैंथेनाइड हो गया। टंगस्टन की बात कर रहे हो, ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। थोरियम की बात कर रहे हो, है तो एक्टिनाइड लेकिन ये यूरेनियम के पहले है। तो हमको बताना था ट्रांस यूरेनियम, इसका मतलब 92 के बाद होना चाहिए। और 92 के बाद जो पहला ही मिलता है वो क्या मिलता है? 93 नेप्च्यूनियम। ठीक, अब ये भी हम लोग बोलते हैं कि ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट में मोस्ट ऑफ देम आर मैन मेड, लेकिन नेप्च्यूनियम है तो ट्रांस यूरेनियम 92 के बाद है लेकिन मैन मेड नहीं है, नेचुरली अकरिंग होता है। तो नेप्च्यूनियम इज ए ट्रांस यूरेनियम बट नेचुरली अकरिंग, इट इज नॉट अ मैन मेड एलिमेंट। तो आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको आप देखिए सारे मोनोडेंटेट हैं। अगर सारे मोनोडेंटेट हों तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए शर्त क्या है? MA2 B2 C2 हो या तो आपके पास MABCDEF हो। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना ये कंडीशंस होनी चाहिए। तो देखो यहाँ कंडीशन क्या हो गई? MA2 BC हो गई, बेकार हो गया। यहाँ कंडीशन देख लो क्या हो गई? M, अगर हम A3, पहली बात मिसप्रिंट में कुछ गड़बड़ दिख रहा है, लेकिन अगर होता भी कुछ, मान लो NH3 का होल थ्राइस कर दे या Cl3 ये पूरा ब्रैकेट लगा दें, तब भी क्या है? MA3 B3 हो गया, ये भी नहीं शो करेगा। ये देखो बाइडेंटेट और तीनों सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, यानी ये कंडीशन क्या है? MAA का होल थ्राइस, यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की कंडीशन है। आंसर मिल गया। और यहाँ की बात करो तो ये क्या है? MA5B, यह भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ऊपर वाली कंडीशन से मैच कर नहीं रहा है। तो कोऑर्डिनेशन में जब आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस करने होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंडीशंस याद हों, क्योंकि हम लोग के पास 36-38 सेकंड टाइम होता है और 38 सेकंड में आंसर देना है, निकाला नहीं जा सकता। फिर एक ही तरीका होता है कि आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाए। विच आर द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। आप बताइए SN1 देखना है और SN1 किसके थ्रू जाएगा? इंटरमीडिएट क्या बनाएगा? कार्बोकेटायन। और कह रहे हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो जिसमें जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, उतना आसानी से SN1 दे देगा। चलिए इसे अगर यहां से निकाल दें तो यहां आ गया प्लस, इसे यहां से निकाल दें तो ये मिल गया प्लस, इसे यहां से निकाल दें तो ये मिल गया प्लस, और इसे यहां से निकाल दें तो ये मिल गया प्लस। अब हमको स्टेबिलिटी चेक कर लेनी, जरा देखिए, प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस की कंडीशन हो गई तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया थर्ड। अगर थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? SN1 के लिए सबसे ज्यादा हो जाएगी। आंसर आपको सीधे मिल गया। इसको अगर आप देखोगे तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अल्फा हाइड्रोजन की बात कर लो, 3 इधर है 3 इधर है 6। इसको करोगे प्राइमरी है। और यहाँ की अगर आप बात करोगे तो यहाँ रेजोनेंस जैसी कोई कंडीशन बन ही नहीं रही है। ठीक, तो सबसे कम स्टेबल ये हो गया, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यह आपको सबसे ज्यादा दे देगा SN1 रिएक्शन के लिए फेवरेबल। अगला, एनिसॉल ऑन क्लीवेज विद HI गिव्स। अच्छा, सबसे पहले तो एनिसॉल से निपट लेते हैं। एनिसॉल क्या है? तो देखिए भैया, यह HI के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अब केवल बांड तोड़ने के बारे में सोच लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। देखिए हमारे पास 2 विकल्प है इस बांड को तोड़े, एक विकल्प है एक बांड यहां से तोड़ दें। तो जब यहां से तोड़ेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस, यहां क्या आ जाएगा? प्लस। और अगर यहां माइनस आ गया तो देखिए माइनस सिंगल डबल स्टेबल बन जाएगा।
स्टेबल हो जाएगा। और अगर इस बांड को हम यहाँ से तोड़ रहे हैं, यहाँ से, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए जब इस बांड को तोड़ेंगे तो कहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ देंगे। तो ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस, ये अगर प्लस है ये माइनस है तो इसके साथ कौन जाएगा ये, और इसके साथ कौन जाएगा आई। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, फिनॉल और मेथिल आयोडाइड। तो देख लीजिए भाई, फिनॉल और मेथिल आयोडाइड, फोर्थ इज राइट आंसर, फोर्थ इज राइट आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यानी सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। चलो भाई देखा जाए सबसे ज्यादा, यहां देखिए लोन पेयर है, कलर चेंज कर दो भाई दिख नहीं रहा, ये लोन पेयर है और यहाँ प्लस लगाए हुए वेकेंट ऑर्बिटल और यहाँ लोन पेयर है, यानी इसमें इन दोनों के बीच रेजोनेंस हो जाएगा। और अगर रेजोनेंस हो जाएगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। यहाँ भी रेजोनेंस की ऐसी कोई संभावना नहीं है और यहाँ भी रेजोनेंस की कोई संभावना नहीं है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस होगा तो बी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। एक ही ऑप्शन दिया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 73 का फर्स्ट इज राइट आंसर, आगे किसी ने दिया ही नहीं गया। इसके बाद अगर आपको चेक करना हो कि इसके बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, फिर कौन होगा, तो देखो बी के बाद क्या आ रहा है, ए अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। और यहां आप देख लो, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन अगर इसकी बात करोगे तो क्या है, माइनस आई है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा और प्लस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, द पेयर इन विच आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद एल्यूमिनियम। तो बच्चा देखो, जब कभी ऐसा पूछा जाए ना, एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस लगा गए हैं, इसका मतलब सेकंड पीरियड में आप चले गए, ये थर्ड पीरियड का था, सेकंड पीरियड में चले गए। इसके पहले कौन होगा, मैग्नीशियम होगा, प्लस प्लस लगा दिया। इसके पहले कौन होगा, सोडियम होगा, प्लस लगा दिया। अब इसके अगर यहाँ चले आओ तो यहाँ क्या मिल जाएगा, नियॉन, यहाँ क्या मिल जाएगा O-2, इधर क्या मिल जाएगा F-, और इसके पहले होगा भाई, और ये क्या मिल जाएगा N-3। तो देख लो इन्हीं में से कोई न कोई मैच करेगा। जो एलिमेंट देता है, अगर प्लस दे दिया है तो उसके पीछे जाना शुरू कर दो, माइनस दे दिया है तो उसके आगे जाना शुरू कर दो। तो आप देख लो कौन हो गया भाई, Mg प्लस प्लस कहीं है नहीं, हाँ है, और Na प्लस दिया नहीं है, हटा दो, नियॉन दिया नहीं है, F दिया नहीं है, ऑक्सी ये दिया O-2। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम प्लस क्या हो जाएगा, Mg प्लस प्लस और O-2 और Mg+2 के आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान होने चाहिए, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। टीमैन रिएक्शन है और इमर टीमैन रिएक्शन है, तो इंटरमीडिएट के बारे में पूछ रहे हैं तो ये तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत क्या है। इंटरमीडिएट पता होना चाहिए, नेम रिएक्शंस है, और जो 18-19 नेम रिएक्शंस है बेटा, इनमें से 2-4 हर साल आपको मिली जाती है नीट में, तो वो नेम रिएक्शंस तो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप याद होनी चाहिए। ये इसका इंटरमीडिएट है, रिमेन टीमैन रिएक्शन का ये इंटरमीडिएट है बच्चा, तो आंसर इसका थर्ड है डायरेक्ट, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आगे इनको अच्छा मैच करवाना, ठीक है। कह रहे हैं PTCl4। देखिए अगर आपका पाँचवें पीरियड, छठे पीरियड, सातवें पीरियड के ट्रांजिशन एलिमेंट लेते हैं तो जनरली वो किसी के साथ जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, उसमें अलग से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक। और अपने यहाँ तो हमको लगता है शायद ही कोई एक्सेप्शन आपको मिले, अदरवाइज इसी काम चल जाएगा। तो आइए जरा सोचा जाए, PT आपने ले रखा है और Cl लिया तो इनर ऑर्बिटल बनाना है और 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इसका मतलब एक अंदर वाला D इस्तेमाल कर लीजिए और sp2 ले लीजिए, तो किससे मैच कर लिया, DsP2 से। Brf3 है, यहाँ देखिए एक लोन पेयर बच गया और 5 सिग्मा बांड है, तो 5 1 6 हो गया, 6 का मतलब हो गया sp3d2, sp3d2। PCl5 है, वेल नोन है sp3d, और CO का होल सी एक ही बचा है, कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप इससे मैच कर जाएगा। तो देख लो भैया आंसर मैच करवा लो, A का 3 और B का 4, A का 3 B का 4 एक ऑप्शन है, आगे अपने आप मैच कर गया। फिर देख लीजिए C का 1 और D का 2, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैच द कंपाउंड्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द रिएजेंट विच कैन डिस्टिंग। अच्छा दोनों अलग अलग करना, ठीक है। टॉलरेंस रिएजेंट की अगर बात करें, टॉलरेंस रिएजेंट तो एल्डिहाइड से तो पॉजिटिव टेस्ट देगा, लेकिन कीटोन के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब इस अगर हम टॉलरेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करें तो इन दोनों को एक दूसरे से अलग अलग हम पहचान सकते हैं, ठीक। आगे आ जाइए, कह रहे हैं I2 और NaOH, अच्छा मैच करवाना है।
हाँ, तो ए से कौन सा मैच कर गया, ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट ए से पी मैच कर गया, ए से पी, अच्छा दो जगह आंसर है, ए से पी, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अब यहां देख लीजिए, न्यूट्रल FeCl3 के साथ रेड कलर देगा और रिएक्शन नहीं करेगा, इसका मतलब, अरे यार कैसा हौच पौच करके लिख दिया, इधर से मिलाए ऐसे आ गया। चलो भाई हो गया। ये एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, और ये क्या है, कीटोन है, तो ल्यूकोस रिएजेंट, ये भी मैच कर गया, ठीक। और यहाँ देख लीजिए, यह कार्बोनिल कंपाउंड दिया गया है। आप बताइए, जब हम लोग बोलते हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देना है, तो क्या बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए कि CH3 डबल बॉन्ड O ये ग्रुप होना चाहिए। तो अगर यहाँ हम देखें तो देखो, इसमें तो ये वाला ग्रुप है, लेकिन इसमें ये नहीं है, इसका मतलब आइडोफॉर्म ये दे देगा, तो डी का कौन सा मैच कर जाएगा, Q। तो देखो यार, ये तो तीर धनुष कुछ सांप जैसा बन गया है यार। ए का कौन सा आ गया भाई, P, ए का P, तो ये दोनों बेकार हो गए, ठीक। दूसरा बी का कौन सा आ गया है, S, बी का S, हाँ तो लो यही मैच कर गया, फिर तो सारे मैच करवा के देख लो, राइट मैच हो गया होगा। सी का कौन सा है, R, सी का R, हाँ ठीक है, फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट इज +3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू आल्सो फॉर्म अदर। अच्छा बच्चा, जब लैंथेनाइड्स की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन कुछ लैंथेनाइड्स ऐसा हैं जो +4 भी शो करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो +2 शो करते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि कौन है जो +3 के अलावा भी शो करता है, ठीक। तो जो लोग +4 शो करते हैं बेटा, उसमें कौन है, सीरियम, प्रेसियोडाइनियम, टर्बियम, नियोडाइनियम, डायस्पोरियम, ये लोग क्या शो करते हैं, +3 कॉमन, और इसके साथ +4 भी शो करते हैं, ठीक। समेरियम, यूरोपियम, एटर्वियम, ये लोग +3 कॉमन भी शो करते हैं, इसके साथ +2 भी शो करते हैं, और इनके अलावा बाकी लोग केवल +3 शो करते हैं। तो चेक कर लो, इसमें से लैंथेनम कहीं है नहीं, ल्यूटीशियम कहीं है नहीं, गैडोलिनियम कहीं है नहीं, एक ही बचा है, +3 और +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेशनशिप इज नॉट करेक्ट इन थर्मोडायनेमिक चेंज। अच्छा, ΔU0 आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सप्रेशन सही है, W बराबर है -nRT ln V2/V1 आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन सही है, W बराबर है nRT V2/V1 आइसोथर्मल, नहीं माइनस के साथ होगा बच्चा, यहाँ देखो माइनस होना चाहिए ना, यहाँ माइनस नहीं लगा है। तो इन्होंने पूछा था कि कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं, तो ऊपर और नीचे इसमें तो कुछ करना ही नहीं, लो आंसर मैच कर गया आपका, नॉट करेक्ट। तो 79 का कौन सा हो गया, थर्ड। अगला, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। तो अगर हम H3PO4 माइनस की बात करें, माइनस क्या लगा भाई, 1, -1 की बात करें, तो इसका अगर इसे हम बेस, इसका एसिड बनाना है तो इसमें H+ जोड़ दें, और जब इसमें हम लोग H+ जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, H3 नहीं है भाई, H2 है, गलत लिखेंगे गलत आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, H3PO4। तो ये क्या हो गया, यह कॉन्जुगेट एसिड है, इसका एक कॉन्जुगेट बेस हो गया। और अगर इसको हम एसिड मान लें और इसका कॉन्जुगेट बनाएं तो एक H आप निकाल दीजिए इसमें, तो क्या बच जाएगा, HPO4 का -2। तो ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट बेस। तो तलाश लो भाई, एक H निकाल दो तो कॉन्जुगेट बेस, एक H जोड़ दो कॉन्जुगेट एसिड, H3PO4 एंड HPO4 -2, हाँ ये फोर्थ ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड गुड यील्ड बाय वुड्स। भाई जब हम वुड्स रिएक्शन से एल्केन बनाते हैं तो हम लोग बनाते हैं कि अच्छी यील्ड पाने के लिए कैसी एल्केन बनती है, सिमेट्रिकल एल्केन बनती है। तो जो सिमेट्रिकल एल्केन है वो तो बन जाएगी, और जो सिमेट्रिकल नहीं वो नहीं बनेगी। तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ कार्बन इवन होने चाहिए। अगर मान लो स्ट्रेट चेन और ब्रांच है तो आपको देखना पड़ेगा। तो देख लो, अब ऐसे अगर पूरा न चेक करो तो यहाँ हेप्टेन दे रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन 7 हो गया, ऐसे ही बेकार हो गया ना, और बाकी 2,3 डाई मिथिल ब्यूटेन दे रहे हैं, तो भैया ये तो सिमेट्रिकल हो ही जाएगा ना। कहीं से शुरू करो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, हो सकता है।
नॉर्मल बिटवीन नॉर्मल हेक्सेन है, तो कौन सा नहीं बनेगा, सेकंड नहीं बनेगा, क्यों, अनसिमेट्रिकल है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन है। अगला, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज। बच्चा देखो, आप मेथड से भी कर सकते हो और नहीं तो अब तो आप सबको ये रटा होगा कि O2 की अगर हम बात करें तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। निकाल भी सकते हो इसको, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, पाई स्टार से। अब कह रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन देना है, तो जब आप इसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या बना लेगा, O2 माइनस हो जाएगा। ठीक, तो आप बताओ, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे और दोनों कहाँ थे, यहाँ थे, तो एक इलेक्ट्रॉन जब आप दोगे तो जो 2 अनपेयर थे एक पेयर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, जहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स थे, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ थे, पाई स्टार में। इसका मतलब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे पाई स्टार के इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो देख लो भैया पाई स्टार कहाँ है, आंसर हो गया 82 का थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इन सॉलिड, अगर हम लोग बच्चा सॉलिड PCl5 की बात करें, PCl5 ले लिया है और कैसा है, सॉलिड, लो टेम्परेचर पे सॉलिड बना दिया, तो यह देता है PCl4 प्लस, ये कैटायन बन गया, और अगला देता है PCl6 माइनस, ये एनायन बन गया। अब यहाँ अगर हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, sp3, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, sp3d2, और sp3 का मतलब क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। तो आंसर तलाश लीजिए, आयनिक सॉलिड हो जाएगा, प्लस और माइनस बन जाते हैं, कैटायन कैसा हो जाता है, टेट्राहेड्रल, और एनायन कैसा हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल। आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन। बच्चा आप जानते हो कि अगर हम लोग S ब्लॉक की बात करते हैं, यानी अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इनके किसी भी कंपाउंड में इनका कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता ही नहीं। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं होता पोटेशियम का, तो कोई कंपाउंड देने क्या फ़र्क पड़ता है, जो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही पड़ा रहेगा, क्योंकि पोटेशियम के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ऑक्सीजन का बोलते तो चेंज हो सकता था, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम की बात कर रहे हैं, चेंज ही नहीं होगा। कोई भी कंपाउंड अगर आप ले लोगे तो क्या हो जाएगा, +1 सब बना रहेगा। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% आयरन बाय वेट, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हीमोग्लोबिन इज दिस। अच्छा, इतना परसेंट आयरन है बाय वेट, मॉलिक्यूलर वेट हीमोग्लोबिन का दे दिया है। ये PYQ का क्वेश्चन है, इससे दे दिया गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ आयरन एटम्स पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ आयरन एटम है कितने, और परसेंटेज दे रखा है इतना परसेंट आयरन। इसके लिए अगर फार्मूला निकालना है तो देखो, परसेंटेज ऑफ आयरन बराबर है नंबर ऑफ आयरन एटम्स, तो इसको क्या लिख दें, n, नंबर ऑफ आयरन एटम मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन, कितना दे रखा है, 56। ठीक, टोटल मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूल का, जिस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, तो 89600, और परसेंटेज की बात हो रही है, इसका मतलब 100। परसेंटेज ऑफ आयरन दे रखा है, परसेंटेज ऑफ आयरन यहाँ पुट कर दीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। और नहीं तो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में आयरन के कितने एटम्स पाए जाते हैं, 4। ये पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए, कॉमन सा क्वेश्चन हो, नहीं तो इस फार्मूले का यूज कर लो, आंसर आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3pz की बात कर रहे हैं, 3pz, ऐसे में बताना है रेडियल नोट और एंगुलर नोट। अब अगर रेडियल नोट निकालना है तो रेडियल नोट के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, n माइनस l माइनस 1, n माइनस l माइनस 1, ठीक। और एंगुलर के लिए क्या बोल देते हैं, एंगुलर के लिए क्या बोल देते हैं, n। अब सीधे सीधे, सॉरी n नहीं यार, l, ठीक। आइए चेक कर लेते हैं, क्या बोला इन्होंने, 3pz। तो देखो n की वैल्यू क्या आ गई, 3, p ले रहे हैं तो s के लिए 0, तो p के लिए क्या ले लेते हो, 1, तो -1 और -1 है, ये l -1 है, तो -1, तो क्या हो जाएगा, 1। तो इसका लो रेडियल नोट कितना, 1 रेडियल नोट हो जाएगा, तो 2 रेडियल नोट का कोई मतलब ही नहीं, तो गलत हो गया। फिर कह रहे हैं एंगुलर नोट। अब आप तो इसके लिए l की वैल्यू क्या है, 3pz है, l की वैल्यू क्या है, 1, और हम लोग बोलते हैं एंगुलर नोट के लिए क्या, l के बराबर होता है, तो 1 हो जाएगा, तो 1 एंगुलर नोट, तो 2 एंगुलर नोट का कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर हो गया A एंड C। तो देखो भाई का A एंड C ओनली, 86 का कौन सा हो गया, सेकंड, A एंड C ओनली। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, ठीक है। अनिल अनियम 101,
मेंडेलिवियम बिल्कुल सही नाम। अननिलट्राइयम 103 लॉरेंसियम है, ये भी सही नाम है, बोरान फैमिली का एलिमेंट हो जाएगा ना। अननिलहेक्सियम सीवॉर्जियम है, बिल्कुल सही है। अननिलहेक्सियम 106 और अनियम 111। इसका नाम डान स्टेडियम, ये बेटा 110 होता है ना, और 111 है, और 111 वाले का नाम क्या होता है, रॉन्टेजियम, RONTGE। अगला, अरे तो आंसर कौन सा हो गया भाई, आंसर टिक कर दो ना, इनकरेक्ट, सॉरी, यही रॉन्टेजिनियम, रॉन्टेजियम। अरे यार अजीब अजीब सा हो जा रहा है। चलो, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर। फजांस रूल लगाना है, सब में एनाइन सेम है तो पोलराइजेबिलिटी का कोई रोल होगा नहीं। कैटायन में सब पे चार्ज सेम है तो चार्ज का कोई रोल होगा नहीं। अब अगर साइज कम तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। हाँ, कैसे बताना, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, ए बी सी डी, थर्ड राइट आंसर। द स्प्रेंगली सॉल्विल सॉल्ट M2X, अगला है QY2, अगला है PZ3। नंबर ऑफ आयंस देखे तो यहाँ कितना है, 3। नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 3। नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 4। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो कोई फार्मूला ना लगा के, चाहे जुगाड़ बोल लो, चाहे ज़्यादातर क्वेश्चन में काम कर देता है, ये बोल लो कि जिसके केस में क्या पूछा, वैल्यू इफ द स्प्रेंगली सॉल्विल सॉल्ट दिस हैव द सेम सॉल्विलिटी द KSP वैल्यू। हाँ, तो इसके केस में जिसके पास नंबर ऑफ आयंस जितने ज़्यादा होंगे उसके KSP की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। बस इतना दिमाग में रख लो। तो तलाशो भाई सबसे ज़्यादा आयंस कहाँ हैं, PZ3, तो ये तो MX, हाँ PZ3 सबसे ज़्यादा, और ये दोनों हो जाएंगे ये बराबर, और ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा, ये ना, तो PZ3, हाँ ठीक है, फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फॉर द हेवियर एलिमेंट, हाँ ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है। डाउन द ग्रुप ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर्वेटिंग D and F ऑर्बिटल्स, द इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होल्ड्स NS इलेक्ट्रॉन्स टाइटली, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनर पेयर इफेक्ट एंड देयर बाय, अच्छा हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पुअर स्क्रीन होने के कारण, इसलिए NS के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, न्यूक्लियस बहुत तेजी से टाइटली होल्ड कर लेता है। और अगर NS के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस बहुत टाइटली होल्ड कर लेगा तो उसका एक्साइटेशन नहीं होगा, अनपेयरिंग नहीं होगी, और जब तक उसकी अनपेयरिंग नहीं होगी तब तक नंबर ऑफ बॉन्ड नहीं बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ बॉन्ड नहीं बढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर, जितना कम बॉन्ड बनेगा ऑक्सीडेशन नंबर उतना कम हो जाएगा। तो चूंकि NS के इलेक्ट्रॉन्स की अनपेयरिंग हो नहीं पाती है इसलिए वो बॉन्ड नहीं बनाते, तो इसलिए नाम क्या देते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट हो जाते हैं पेयर जोड़े के इलेक्ट्रॉन्स इफेक्ट, इस कारण से, इस प्रभाव के कारण ऑक्सीडेशन नंबर लोअर वाला मिलता, हायर वाला नहीं मिलता। तो ये बात भी बिल्कुल सही है भाई। फिर तो 90 का दोनों सही है, तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हाँ फर्स्ट इज राइट आंसर। तो चलिए बच्चा, आई होप पेपर आप लोग का अच्छा हुआ होगा, और अब तो बिल्कुल युद्ध के मुहाने पे हम लोग खड़े हैं, और सर के सुपरविजन में, सर के गाइडेंस में टीम न्यू लाइट दिन रात आपके साथ है। जम के मेहनत कीजिए और नीट को फोड़िए। थैंक यू वेरी मच।